Hello everyone, welcome to AWA Family, our YouTube channel आकाश वानखड़े एकेडमी राठीनगर अमरावती। आज मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप नंबर 6 के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका हेडलाइन है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके दो केसेस बेटा मैंने ऑलरेडी इसके पहले वीडियो में बताए हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी है। देन विल गो फॉर थर्ड केस, क्योंकि नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कन्वर्शन पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में करना पड़ता है, और उसके लिए फिर सबसे इम्पोर्टेंट है आईएफ निकाला, उसको आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हो। और केस 1 केस 2 में जो प्रॉब्लम मैच नहीं होते या फिर जो प्रॉब्लम केस 1 केस 2 से सॉल्व नहीं होते हैं, वो प्रॉब्लम फिर आप थर्ड केस से सॉल्व कर सकते हो, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो आप सिंपल इतना ही दिमाग में रखो कि नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 अलग अलग केसेस है। 2 केसेस मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, अब हम थर्ड केस की बात करेंगे। और थर्ड केस में होता कैसे, तो बेटा इसमें भी 2 अलग अलग पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आप पहले तो पार्ट 1 से होता है क्या, ये रफ में ट्राई करके देखो। अगर आपको लग रहा है कि पार्ट 1 से प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो आप पार्ट 1 यूज़ करोगे, अदरवाइज डेफिनेटली पार्ट 2 फिर यूज़ होने वाला होगा। या फिर थोड़ा सा इसका मैं हिंट देना चाहता हूँ कि पार्ट 1 अक्सर तब यूज़ होता है जब प्रॉब्लम में एम के अगर ज़्यादा टर्म्स है एन से, जैसे इस प्रॉब्लम में एम के 2 टर्म्स है और एन का एक ही टर्म है, तो जब भी एम के टर्म्स एन से ज़्यादा रहेंगे तो पार्ट 1 मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होता है। हाँ, अगर एम के जितने टर्म है उतने अगर एन के टर्म्स है या फिर एन के टर्म ज़्यादा है एम से, तो फिर पार्ट 2 यूज़ होता है। चलो, तो मैं आपको इसका पहला प्रॉब्लम पढ़ा देता हूँ, फिर दूसरा आप खुद ट्राई कर सकते हो। पहले और दूसरे में फ़र्क आप देख सकते हो, इसमें यम के टर्म 2 है और एन का टर्म एक ही है, इसलिए मुझे लगता है कि इसमें पहला पार्ट यूज़ होगा। और सेकेंड इसमें देखो, ये यम के 2 टर्म है लेकिन एन के तो टोटल 3 टर्म है, तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट यूज़ होगा। तो पार्ट 1 वाला मैं पढ़ा देता हूँ, पार्ट 2 वाला आप खुद ट्राई करो। चलो, तो देखो बेटा, पहले तो हम इसको कंपेयर करते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के साथ। ये यम है, ये डी एक्स प्लस ये एन और डी वाई, फिर यम का वैल्यू लिख लिया और एन का वैल्यू लिख लिया। आपको स्टार्टिंग में थोड़ी पता रहता है कि ये नॉन एग्जैक्ट है, पहले तो चेक करना पड़ता है क्या ये नॉन एग्जैक्ट है या फिर ये एग्जैक्ट है, और उसके लिए आपको ये कंडीशन पता है, डेल एम बाई डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। ओके, सो बेटा यम का डेरिवेटिव y के साथ करो, तो पहले में y नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट y मुझे यहाँ दिख रहा है, तो इसका 0 और इसका आएगा -4mxy। इसको 2 बोल दो क्योंकि इसको 1 बोलना है आप लोगों को। जैसे बेटा यम का डेरिवेटिव y के साथ क्या था, वैसे n का डेरिवेटिव पार्शियली x के साथ करेंगे तो उसको आप डेल n बाई डेल एक्स बोल सकते हो। ये वीडियो इंजीनियरिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलो, n का डेरिवेटिव x के साथ करो, इसका x के साथ, तो इसमें x है तो बेटा इसका पॉजिटिव 4mxy आएगा। और अगर मैं आपको अब पूछूं क्या ये दोनों सेम है या अलग है, तो डेफिनेटली अलग है, क्योंकि ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है। अगर ये सेम आते बेटा तो फिर आप लिखते थे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन अगर ये अलग आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि डेल एम बाई डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, देयरफॉर इट इज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये नॉन एग्जैक्ट है, ये पता चल गया आपने। लेकिन सवाल है कि फिर नॉन एग्जैक्ट में तो सर ने बोले 3 अलग अलग केसेस होते हैं। अब केस 1 या केस 2 से आप पहले ट्राई करके देख सकते हो, लेकिन बेटा जैसे आपको पता चलेगा कि ये केस 1 केस 2 से सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर आप थर्ड केस के लिए प्रीफर करोगे। वैसे जो लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उनको कुछ ना कुछ गेसिंग आ ही जाएगा, और बहुत ज़्यादा गेसिंग अगर चाहिए तो क्लास में जब आप बैठोगे तो आप देखना ये सारी चीज़ें बहुत नीट एंड क्लीन आपको हो जाएंगी क्लियर। पहले आप जो प्रॉब्लम पढ़ा था उसको समझने की कोशिश करिए। अगर ये पार्ट केस 1 केस 2 से सॉल्व नहीं होता है तो फिर आप थर्ड केस से जाओगे। और इसके प्रॉब्लम के अंदर एक छोटा सा हिंट था कि ये केस 3 होने की पीछे रीज़न है कि ये एक्सपोनेंशियल का एक टर्म था। तो जनरली जब बेटा एक्सपोनेंशियल के टर्म, साइन कॉस के टर्म, ऐसे टर्म्स आते हैं तो फिर आप उस प्रॉब्लम को डायरेक्ट थर्ड केस से भी ट्राई कर सकते हो। हाँ, अगर सिर्फ इसमें एक्सपोनेंशियल साइन कॉस लॉग ऐसा कोई टर्म नहीं आया, सिर्फ एक्स और वाई के टर्म्स है सिंपल, जैसे केस 1 केस 2 के प्रॉब्लम्स आप ऑब्जर्व करो, उसमें सारे एक्स वाई के टर्म्स थे,
उसमें कोई एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम वाला ऐसा है या ट्रिग्नोमेट्री वाला कोई टर्म नहीं था, तब जाके आप उसको फर्स्ट सेकेंड केस से फटाक से ट्राई कर सकते हो। अगर ऐसे टर्म आते तो फिर इसको थर्ड केस से सॉल्व करेंगे। लेकिन वापस थर्ड केस में दो चीज़ें हैं, या पार्ट 1 या पार्ट 2। तो आई टोल्ड कि यम के टर्म ज़्यादा है एन से, तो हम पार्ट 1 से ट्राई करेंगे। और पार्ट 1 का फॉर्मूला आपके आंखों के सामने है, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स अपॉन एन, इस प्रकार से है। चलो तो वैल्यू रिप्लेस करो। डेल एम बाई डेल वाई का वैल्यू क्या है बाबा, माइनस 4mxy, और डेल एन बाई डेल एक्स का वैल्यू क्या है बाबा, माइनस 4mxy अपॉन, और एन का वैल्यू क्या है 2mx²y। अब बराबर इसको सॉल्व करो, माइनस 8mxy अपॉन 2mx²y। तो आई थिंक सो ऑल इन ऑल सॉल्व करने के बाद आपको माइनस 4/x मिलेगा। ट्राई करो सब लोग। फाई ऑफ एक्स अगर माइनस 4/x, यानी फाई ऑफ एक्स का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स ही मिलना चाहिए, तो जाके बार आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सो देयरफॉर आई एफ इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन फाई ऑफ एक्स dx, और फाई ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है माइनस 4/x। माइनस 4 को बाहर लिख लेता हूँ, 1/x को सिर्फ यहाँ लिखता हूँ, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या है बाबा, log x, और वो माइनस 4 को हम ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो ई रेज़ टू पावर लॉग ऑफ एक्स रेज़ टू पावर माइनस 4 आएगा। ई और लॉग कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ एक्स रेज़ टू पावर माइनस 4 आएगा, अल्टीमेटली 1 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4 आएगा। तो देखो बेटा आई एफ का वैल्यू आपको मिल गया है। अब इस आई एफ का यूज आप इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करने के लिए करोगे, तो आप यहाँ लिखोगे मल्टीप्लाई बाय आई एफ टू इक्वेशन 1। चलो करो आई एफ से, और ये करने से क्या होगा कि जो नॉन एग्जैक्ट है उसका कन्वर्शन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हो जाएगा। और एक बार अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया तो फिर आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। चलो करो इससे मल्टीप्लाई, एक्स रेज़ टू पावर 4 ई रेज़ टू पावर एक्स अपॉन में एक्स रेज़ टू पावर 4 अपॉन में क्यों है, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रही है इससे, तो ये 1 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4 तो नीचे जाएगा, माइनस 2mxy² अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4, ये m dx प्लस 2mx² अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4 dy इज इक्वल टू 0। देखो आपने हर एक को एक्स रेज़ टू पावर 4 से मल्टीप्लाई किया, 1 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4 से। सॉल्व करो, बचा हुआ लिख लो, यहाँ ई रेज़ टू पावर एक्स आएगा, यहाँ पे क्या है बाबा 2my² अपॉन x³ आएगा। देखो इसके साथ dx, इधर 2my² y अपॉन x² dy इक्वल टू 0। अब आपको नया यम ये वाला मिल गया बेटा, और नया वाला यम ये टर्म है। कम अब मैं बोलता हूँ कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है। आप क्रॉस चेक कर सकते हो, फिर इसका आप यम का डेरिवेटिव y के साथ लेकर देखना, और उसके बाद आप इस x का डेरिवेटिव n का डेरिवेटिव x के साथ लेकर देखना। डेफिनेटली आपको सेम आंसर मिलेगा और दोनों वैल्यू सेम मिलेगी, इसका मतलब एग्जैक्ट है। और एक बार अगर ये एग्जैक्ट है, इट इज एन एग्जैक्ट, एक बार एग्जैक्ट है पता चल गया तो फिर आप डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन के लिए जाओगे, और जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला आपको लर्न हो जाना चाहिए, क्योंकि बेटा मैंने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का एक वीडियो बनाया था, और नॉन एग्जैक्ट का भी ऑलरेडी इसके पहले एक बना चुका हूँ, तो उसको देखकर आप ये सारी चीज़ें लर्न कर सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ n dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n सफिक्स y dy इक्वल टू c। यम का वैल्यू देखो क्या है, e रेज़ टू पावर x माइनस 2my² अपॉन x³
जब n की बात आएंगी इसमें x का टर्म लेना नहीं पड़ता, इसमें जो n का एक टर्म है वो x से ही बिलोंग करता है, तो वो डायरेक्ट कैंसिल करके उसको 0 बोल दो, बस इतना आएगा। अब आपको बेटा इधर x के साथ इंटीग्रेशन करना है और इसमें से e⁻x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन बाकी टर्म का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होगा। नीचे के x⁻³ को मैं ऊपर ट्रांसफर कर देता हूँ, क्योंकि नीचे के x³ का इंटीग्रेशन से बेटर है उसको ऊपर ट्रांसफर करके उसका इंटीग्रेशन करो, क्योंकि इसका पावर आप x से बढ़ा सकते हो। चलो फिर e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x -2my², इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसका पावर x से बढ़ा दोगे तो -2 अपॉन नीचे -2 आएगा =c। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बोलो बेटा फाइनल आंसर क्या आएगा, my² अपॉन x²। सोचो सोचो =c। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब मैं आपको थोड़ा इससे एडवांस क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। हमारे पास अब अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में लिखा है बेटा, इफ y⁻n इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिवन है, दैट इज y⁻n, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। उसके बाद बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ n एंड सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके पहले हम प्रॉब्लम्स में IF यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर खुद निकालते थे, और वो इसलिए निकालते थे क्योंकि हम नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कन्वर्शन एग्जैक्ट में करना चाहते थे, जैसे मैंने बोला था यहाँ। तो अगर आपको रेडीमेड IF गिवन है तो आप उसका यूज करके इसको मल्टीप्लाई करके फिर इसको आप एग्जैक्ट में कन्वर्ट करोगे। डेफिनेटली ये नॉन एग्जैक्ट ही होगा अगर IF आपको गिवन है, तो लगे तो आप क्रॉस चेक करो कि या ये नॉन एग्जैक्ट है या नहीं है। नॉन एग्जैक्ट होने के लिए ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड किया तो वो नॉन एग्जैक्ट हो जाएगा। तो आप ये m का डेरिवेटिव y के साथ लेकर देखो, n का डेरिवेटिव x के साथ लेकर देखो, दोनों वैल्यू अलग आएंगे, इसका मतलब ये नॉन एग्जैक्ट हो जाएगा। और उसको फिर एग्जैक्ट में कन्वर्ट करना होगा तो फिर हम IF से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो फिर यहाँ पे लिखता हूँ मैं, मल्टीप्लाई बाय IF इज इक्वल टू y⁻n। करो बेटा हर एक को IF से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 2x², y⁻n से मल्टीप्लाई तो y⁻n+2 आएगा, ये आप IF से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो। देखो हर एक को मैंने y⁻n से मल्टीप्लाई किया है। अब आप इसको कंपेयर करोगे विथ mdx प्लस ndy = 0। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर समझो सब लोग। तो बोलो बेटा m क्या है, तो m का वैल्यू है 2x² y⁻n+2 प्लस e⁻x y⁻n+1, ये m है। व्हाट इज n, माइनस भी अंदर लेना क्योंकि आप प्लस के साथ कंपेयर कर रहे, तो माइनस e⁻x y⁻n माइनस y⁻n+2। देखो m और n दोनों आपको मिल गए। अब आपको पहले अगर ये नॉन एग्जैक्ट गिवन था, IF से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ये एग्जैक्ट में कन्वर्ट हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे ∂m/∂y और ∂n/∂x सेम आना चाहिए। फिलहाल नहीं आएगा क्योंकि बेटा इसमें एक अननोन है, दैट इज n, इसलिए प्रॉब्लम में आपको फाइंड वैल्यू ऑफ n बोला हुआ है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे m का डेरिवेटिव y के साथ लेना शुरू करो, और पार्शियल डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव पार्शियल है तो x को आप कांस्टेंट समझोगे यहाँ पे, क्योंकि y के साथ शुरू है डेरिवेटिव। तो बेटा ये 2x² एज इट इज, y के साथ डेरिवेटिव है तो पावर आगे आएगा और x से कम हो जाएगा। सेम कहानी इधर, y के साथ डेरिवेटिव शुरू है तो ये इस प्रकार से बनेगा, तो ये ∂m/∂y है। वैसे ही ∂n/∂x के लिए हम जाएंगे, इसका डेरिवेटिव x के साथ करो बेटा। x के साथ अगर डेरिवेटिव करते हो तो e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही आएगा कॉमन, और ये सेकेंड टर्म में x नहीं है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा।
अब ऐसा मत देखो कि ये दोनों सेम नहीं आए, अरे वही तो कंसेप्ट है कि आपको n निकालने के लिए ये दोनों इक्वल है ऐसा यूज करके इस आगे बढ़ना है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे सिंस इट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज हमने IF से मल्टीप्लाई किया था, सो देयरफॉर कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस आप यहाँ यूज करोगे, डेल m बाय डेल y इज इक्वल टू डेल n बाय डेल x। चलो बोलो डेल m बाय डेल y क्या है, यहाँ दिख रहा होगा 2x स्क्वायर n प्लस 2 y रेज़ टू पावर n प्लस 1 प्लस e रेज़ टू पावर x n प्लस 1 y रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू माइनस ऑफ e रेज़ टू पावर x y रेज़ टू पावर n। अब मुझे लगता है सारे टर्म्स में e रेज़ टू पावर x इधर से कॉमन तो नहीं है, लेकिन y रेज़ टू पावर n है, तो बेटा एक काम करो, इस टर्म को इधर ट्रांसफर कर दो और सोचो क्या होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 2 इन ब्रैकेट n प्लस 2 x स्क्वायर, और इसका लिखने का थोड़ा तरीका चेंज कर देता हूँ, y रेज़ टू पावर n इंटू y, क्योंकि n प्लस 1 को आप ब्रेक करके लिख सकते हो, प्लस इधर से e रेज़ टू x कॉमन आएगा दोनों में से, y रेज़ टू पावर n भी कॉमन आएगा बेटा, फिर अंदर कौन बचेगा वो ऑब्जर्व करोगे तो इधर n प्लस 1 है, इधर आने के बाद भी प्लस 1 हो जाएगा। सोचो मैंने ये टर्म इधर ट्रांसफर किया, फिर ये दोनों में से जो कॉमन है था वो निकल लिया, बचे वाली। अब थोड़ा ऑब्जर्व करो दोनों में क्या सिमिलर दिख रहा होगा। तो बेटा आपको n प्लस 2 और y रेज़ टू पावर n कॉमन दिख रहा होगा दोनों में। अच्छा, ये कॉमन लेने के बाद फिर अंदर क्या बचता है वो ऑब्जर्व करो सब लोग, कम ऑन थिंक। तो यू विल कम टू नो कि यहाँ पे ये कॉमन गया, y रेज़ टू पावर n कॉमन गया, तो बचेगा कौन बेटा 2x स्क्वायर y, इतना टर्म बचेगा। सोचो वैसे इधर से y ऑफ n प्लस 2 y रेज़ टू पावर n प्लस 2 कॉमन चला गया, तो फिर बचेगा कौन, सिर्फ e रेज़ टू पावर x बचेगा। हैव अ लुक, ऐसा सिंप्लीफाई होगा। अब मुझे लगता है कि ये जो सारे टर्म मल्टीप्लाई में उसमें से ये जो पार्ट है इसको आप डायरेक्ट जीरो के नीचे ट्रांसफर कर दोगे ना बेटा, तो सिर्फ यहाँ पे बचेगा n प्लस 2 इक्वल टू 0, सो अल्टीमेटली n इक्वल टू माइनस 2। ओके, नाउ सवाल था कि फाइंड वैल्यू ऑफ n था, वो हमारे पास अवेलेबल है। फिर बाद में ऐसा भी बोला है सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका मतलब सिर्फ n निकालने से नहीं होगा, अब आपको इस n का यूज़ करके जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व भी करना है। तो बेटा सॉल्व कहाँ से शुरू करोगे, तो जो आपने यहाँ तक कि इसको सिंप्लीफाई किया था IF से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो मैं क्या करता हूँ इक्वेशन 1 को रिप्लेस कर देता हूँ, मैंने उसके हर n की जगह -2 रखता हूँ। रोको बेटा, हर n की जगह -2 रखोगे तो यहाँ बोलो -2 और +2 y रेज़ टू पावर 0 आएगा, y रेज़ टू पावर 0 होता है 1, तो यहाँ सिर्फ बचेगा 2x स्क्वायर। यहाँ n की जगह -2 तो -2 और +1 y रेज़ टू पावर -1 आएगा, y रेज़ टू पावर -1 इसका मतलब है अपॉन में y, लेकिन मैं फिलहाल आपको समझने के लिए वैसे ही रहने देता हूँ। चलो इधर e रेज़ टू पावर x y रेज़ टू पावर -2 प्लस y रेज़ टू पावर -2 और +2 मिला के 0 dy इक्वल टू 0, इस प्रकार से आया है। चलो अब इसको कंपेयर करो m dx प्लस n dy के साथ, सो फिर m का वैल्यू आपको अब दिखेगा 2x स्क्वायर प्लस e रेज़ टू पावर x अपॉन में y, और n का वैल्यू अगर मैं पूछूं तो माइनस ई रेज़ टू पावर x और अपॉन में y स्क्वायर और -1, तो m और n मिल गया। देखो बेटा, अब फिर आप जनरल सॉल्यूशन के लिए जा सकते हो। अब आप भले यहाँ पे क्रॉस चेक करके देख सकते हो कि क्या ये सच में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना या नहीं बना, तो यू विल कम टू नो कि एग्जैक्ट है। और एक बार अगर ये एग्जैक्ट है तो आप डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन के लिए जा सकते हो। सो नाउ जनरल सॉल्यूशन, व्हाट इज दैट, इंटीग्रेशन ऑफ m dx n सफिक्स y dy इक्वल टू c। चलो m का वैल्यू रखो, व्हाट इज दैट 2x स्क्वायर
प्लस e रेज़ टू पावर x अपॉन y, ये यम है। और n का लेते समय बेटा x के टर्म लेने तो इसमें से ये पहला टर्म नहीं आएगा, सिर्फ माइनस होने आएगा, इक्वल टू c। चलो करो इसका इंटीग्रेशन x के साथ, x के साथ इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ x³ आएगा। e रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x ही होता है बेटा, और इसका y के साथ करोगे तो माइनस वाई इक्वल टू सी। और मुझे लगता है इस प्रकार से आपको जनरल सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का मिल गया है। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस बेल आइकन बटन फॉर नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट वीडियोस। ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए शुरू है, जस्ट यूज ऑफ दैट। डेफिनेटली आप बाकी सारे लोगों के साथ कन्वे कर इसी प्रकार के वीडियोस देखो, लेकिन इसको और ज़्यादा आपको स्कोर और अच्छे से क्लियर करना है तो क्लास में बैठकर आप सारी चीज़ें एंजॉय कर सकोगे।